अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, व्हाट अ ग्रेट वीकेंड। एक बड़े ही हैपनिंग वीकेंड के बाद आपके सामने हाजिर खिदमत है और इस और वीकेंड बड़ी पे हैपनिंग मॉर्निंग भी होगी आज की तो शफात। ओह यस, एंड द वीकेंड इज नॉट ओवर येट। अब आज की जो हैपनिंग थी वो वीकेंड पे जो चल रही थी वो अभी आज सुबह तक तो जारी है, हैपनिंग्स चल रही हैं। लेकिन ये दो जो जलसे हुए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, उन जलसों में ऑपोजिशन का एक बड़ा अजीब व गरीब नैरेटिव सामने आया है जिस पे अगेन खुद ऑपोजिशन मुत्तफिक नहीं। बिल्कुल शफात, क्योंकि गुजरांवाला में जो जलसा हुआ था विच वाज होस्टेड बाय मुस्लिम लीग नून, उसमें जो बड़ी स्पीच की थी नवाज शरीफ साहब ने, खैर वो हम तो अभी तक ये एक्सपेक्ट करें ना कि वो बीमार, और अब जनवरी तक शफात मेरे ख्याल से जो उनकी लास्ट रिपोर्ट है उसके बाद कोई नई रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, तो वो बड़े दारों के खिलाफ बोले। और उसके बाद जो कराची में जो स्पीच हुई उसमें विच वाज जो इवेंट था जो कल हुआ, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से होस्ट किया गया, उसमें खैर उनकी स्पीच ही नहीं हुई। ये बड़ी अजीब गरीब बात है जनाब। अगेन अपोजिशन खुद किसी एक नैरेटिव पर कटी नहीं है। और आज सुबह, कल जो मज़ार कायद में हुआ उसके बाद आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आज सुबह उनके होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तमाम तफसीलात और भी बहुत कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, टॉप स्टोरीज। और सबसे पहले तो आपको बताएं कि कराची में पुलिस का सुबह सवेरे निजी होटल पर छापा, जहां पर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो थे वो ठहरे हुए थे, और मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के नामजद मरकजी मुलजिम कैप्टन रिटायर्ड सफदर को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। और मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का मुकदमा वकास अहमद नामी एक शहरी की मुद्दईयत में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत 200 नामालूम अफराद के खिलाफ ब्रिगेड थाने में दर्ज किया गया था। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि वो जिस होटल में ठहरी थी, पुलिस ने उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और उन्हें हिरासत में ले लिया। फुटेज में कैप्टन सफदर को पुलिस मोबाइल में बिठाकर साथ ले जाते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम की गिरफ्तारी से कबल पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने निजी होटल को घेरे में ले लिया था। जराए के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पुलिस ने अजीज भट्टी थाने मुंतकिल कर दिया है। हमारे नुमाइंदे आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं। बिल्कुल, आज सुबह ये गिरफ्तारी अमल में आई है। निजी होटल में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया है निजी होटल, और रात गए ये मुकदमा दर्ज हुआ था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मरियम सफदर और दीगर 200 नामालूम जो अफराद हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद आज सुबह निजी होटल में कयाम पजीर डॉक्टर जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मरियम सफदर की जानिब से ट्वीट की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वीडियो भी सामने आई। पुलिस जराये ने भी कंफर्म किया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जो है उस तक हमारे जराये बताते हैं कि उन्हें अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है, जहां से अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन से उन्हें जो है कोर्ट ले जाया जाएगा। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम लोग निजी होटल के अतराफ में ही मौजूद हैं। तो जिस वक्त इनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी उस वक्त जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, पुलिस की भारी नफरी ने होटल के अतराफ से चारों तरफ से घेर रखा था। ये बताइएगा कि क्या इस होटल में मरियम सफदर साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ही तो यहाँ पे ठहरे हुए थे, या और मुस्लिम लीग नून के लाहौर से आने वाले रहनुमा भी मौजूद थे? और साथ में अभी क्या कोई मुकामी मुस्लिम लीग नून का रहनुमा भी आपने देखा है जो यहाँ पर मिलने आया हो मरियम सफदर साहिबा से? हाँ जी, देखें, जब से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो हमें कोई ऐसा मुस्लिम लीगी रहनुमा जो है यहाँ पर दिखाई नहीं जो अंदर इनसे मिलने के लिए आया हो। अंदर तो हमारे जराये हैं वो ये बताते हैं कि मरियम सफदर जो है वो अंदर मौजूद है। वो गाड़ी जिसमें मरियम गुज़िश्ता रोज रवाना हुई थी, वो गाड़ी अब से कुछ देर कबल निजी होटल के अंदर देखी गई। साथ साथ उसके 2 गाड़ियां और थी। वो जो 2 गाड़ियां मजीद और थी उसमें सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे। तो ये 3 गाड़ियां इस वक्त होटल के अंदर देखी गई हैं। और जो होटल के हमारे इंतजामिया हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी इस बात को कन्फर्म कि जो मरियम सफदर हैं वो इस वक्त होटल में मौजूद हैं। लेकिन दीगर जो मुस्लिम लीगी रहनुमा है उस हवाले से कोई इत्तलात नहीं है। अब जब जो इत्तलात है वो यही है कि जो मरियम सफदर है उस वक्त इस होटल के अंदर मौजूद है। और मरियम सफदर की जो ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी थी, जिस गाड़ी में वो गुज़िश्ता रोज मौजूद थी, वो गाड़ी इस वक्त अंदर देखी गई है। साथ साथ 2 सिक्योरिटी की और गाड़ियां थी। तो ये 3 गाड़ियां अंदर देखी गई हैं। मरियम सफदर साल अभी इस वक्त अंदर मौजूद है। लेकिन ये बताइएगा आसिफ, क्या नून लीग के कोई एहलकार, जैसे कल हमने देखा था कि जब मरियम नवाज आई थी तो एयरपोर्ट से लेके उनके होटल तक उनके कुछ जो वर्कर्स थे वो तो साथ साथ गए थे, तो क्या कोई ऐसे सियासी वर्कर्स इस वक्त थाने के बाहर मौजूद हैं? देखें, बिल्कुल जहाँ मैं इस वक्त निजी होटल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ से कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी अमल में आई थी, तो यहाँ पर हमें कोई भी नून लीगी कारकुन जो है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा।
कोई कारकुन जो है, जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, जब से इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, उसके बाद से जो मीडिया नुमाइंदगान है, हमारी पूरी टीम है, वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन हमें कोई भी मुस्लिम लीगी रहनुमा या मुस्लिम लीग की जो कारकुन है वो यहाँ दिखाई नहीं दिए। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि मरियम सफ्दर का ये बताया जा रहा है, गुज़राई भी बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रब्ता भी हुआ है, क्या बातचीत हुई है, कुछ इस हवाले से मालूम हो पाया? देखिए बिल्कुल, ये इस हवाले से हमारे जराए ने ये बताया था कि जो मरियम सफ्दर हैं उन्होंने सीएम सिंध से राब्ता किया था और सीएम सिंध को ये कहा था कि वो यहाँ पर मेहमान थी कराची में और उनके साथ ये सलूक हुआ है कि उनके शौहर को पुलिस सुबह गिरफ्तार करके ले गई। आपको साथ साथ ये भी बताऊं कि सुबह 7 बजे इन दोनों की फ्लाइट थी, मरियम सफ्दर और कैप्टन सफ्दर, इन दोनों को सुबह 7 बजे कराची से लाहौर रवाना होना था। ताहम उससे कबल ही कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की जो गिरफ्तारी है वो अमल में आई है और उसके बाद जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं कि जो मरियम सफ्दर हैं उन्होंने सिर्फ राब्ता किया था और उनसे ये शिकवा किया कि वो तो कराची के अंदर मेहमान थे और उनके साथ ये सलूक किया गया। सही। अच्छा आसिफ साहब ने ये बताएगा कि देखिए रात तक तो ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, ये एग्जैक्टली मुकदमा दर्ज कितने बजे हुआ था और फिर गिरफ्तारी किस टाइम पे अमल में आई थी? देखिए जो मुकदमा है वो सुबह 4:30 बजे के करीब दर्ज हुआ है ब्रिगेड पुलिस स्टेशन में। अलबत्ता रात से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज हैं, वो 10 घंटे तक पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे और काफी दबाव उन्होंने पुलिस एहलकारों पर दिया, जिसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो मुकदमा है ये ब्रिगेड पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ और इस मुकदमे के अंदर मरियम सफ्दर और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर, इनके नाम वाजे थे। मजीद 200 नामालूम अपराध हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस वक्त ये नारे लगाए गए उस वक्त मज़ार के अहाते में निहाल हाशमी मौजूद थे, मरियम औरंगजेब मौजूद थी, दीगर अरकान भी, दीगर कायदीन भी नून लीग के मौजूद थे, क्या उनके ऊपर भी क्या गिरफ्तारी की कोशिश की गई? देखें बिल्कुल इनकी गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं आई। हमारे जरा ये बताते हैं कि वो तमाम अफराद जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, मज़ार कायद थे, उन तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब तक जो गिरफ्तारी अमल में आई है वो सिर्फ कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की गिरफ्तारी है जो अमल में आई है। दीगर वो अफराद जो FIR में नामजद थे उनकी गिरफ्तारी के लिए ताहाल अब तक जो है कोई हमें गमा सामने दिखाई नहीं दिए। जराए हमारे ये बताते हैं कि उन तमाम को भी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अब तक जो है वो सिर्फ कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। सही। अच्छा आसिफ, जैसे आपने बताया भी कि मरियम सफ्दर की बात भी हुई है वज़ीर आला सिंध से, उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पर मेहमान थे और हमारे साथ ये किया गया। सो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई रहनुमा और मरियम सफ्दर से मिलने के लिए आया हो? क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, 1 घंटे से ज़ायद टाइम हो चुका है उनको गिरफ्तार हुए हुए। देखिए बिल्कुल मरियम सफ्दर से जो तमाम राब्ते हुए हैं वो टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई रहनुमा हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो तमाम मीडिया है, हम लोग हैं, हम यहाँ पर काफी देर से मौजूद हैं निजी होटल के बाहर, लेकिन यहाँ हमें जो है वो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा दिखाई नहीं दिया जो इनसे मिलने के लिए आया हो। अलबत्ता कुछ सिक्योरिटी एहलकार थे जो हमें दिखाई दिए। एक वो गाड़ी दिखाई दी हमें जिसके अंदर जो मरियम सफ्दर है वो गुज़िश्ता रोज घूम रही थी, तो उससे हमें यही मालूम हुआ कि ये मरियम सफ्दर की गाड़ी है, साथ साथ 2 सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी थी। लेकिन जो है बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे आज सुबह कराची में पुलिस ने होटल पे छापा मारकर कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को गिरफ्तार कर लिया। उन पे कल मज़ार कायद में सियासी नारे लगाने के हवाले से आज सुबह 4:30 बजे मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद आज सुबह ही उनके होटल पे छापा मार के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अब बात करेंगे कल जो जलसा हुआ है इस इवेंट के बाद, उसके हवाले से। गुजरांवाला के बाद पाकिस्तान पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दूसरा सियासी शो जो है वो मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में कल रात किया था, जहां गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यौम शोहदा कारसाज की बरसी के मौके पर मज़ार कायद के सामने बाग़ जिना में जलसे का एहतमाम किया और इस जलसे में 11 जमातों की क़यादत शरीक थी। शुरका ने हुकूमत की मुआशी खारजी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। साथ ही आपको ये बताते चलें कि इल्ज़ाम आयद किया गया कि मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। जलसे से PDM के मोहसिन दावड़, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमें धमकाया गया, लालच दी गई, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हमें कठपुतली हुकूमत कबूल नहीं। उनका ये भी कहना था कि मुल्की आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं और कश्मीर का सौदा करके मगरमच्छ के आंसू बहाए गए। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम धांधली के नतीजे में और बदतरीन धांधली के नतीजे में
कायम की हुई हुकूमत को तस्लीम कर लें कि हमें ये कठपुतली हुकूमत कबूल नहीं है और हम इसके हाथ पर बैअत करने के लिए तैयार नहीं हैं कि जब मईशत तबाह होती है, मईशत की किश्ती डूबती है, तो फिर रियासतें तब्दील हो जाती हैं, रियासतें अपना वजूद खो बैठती हैं। यकीन जानिए ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये आज पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आज़ादी से हमकिनार करने का ये अलम सरबुलंद रहेगा। दुनिया में इनकलाब दौलतमंदों ने कभी नहीं लाया, इनकलाब हमेशा गरीब कौम लाया करती है, वतन के गरीब लोग इनकलाब लाया करते हैं। और इंशाअल्लाह ये इनकलाब इंशाअल्लाह आकर रहेगा। कश्मीर का सौदा करके फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने लग गए, तुम कश्मीर के सौदागर हो। और इसी तरह कल के इवेंट के होस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 1000 अरब रुपए का कराची पैकेज धोखा निकला है। 1000 अरब में से 800 अरब सिंध के, और उनका ये भी कहना था कि कराची को अलग करने की साजिश की जा रही है, जजीरे किसी के बाप की जागीर नहीं। क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। कराची को अलग करने की साजिश पक रहा है कि इलेक्ट्रिक हमारे कराची के अवाम का खून चूस रहा है। 1000 अरब रुपया का पैकेज धोखा निकला, यू टर्न निकला, उसमें आपके लिए एक नया रुपया नहीं है, उल्टा वो आपका वसाइल पे डाका डालना चाहते हैं। वो रात के अंधेरों में बलोचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू कब्जा करने की कोशिश करते हैं। सिंध में एक तूफान उठ रहा है, होश के नाखून लो, वापस लो, वापस लो, अपना ऑर्डिनेंस को वापस लो। अगर वेडनेसडे तक इन्होंने ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया तो आप रेजोल्यूशन पास करके, सेनेट में रेजोल्यूशन पास करके, एक लात मार के इस ऑर्डिनेंस को बाहर फेंक दे। आइलैंड्स, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो, ये किसी के बाप के जागीर नहीं है, ये सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के मिल्कियत है। गुजरांवाला जलसे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स के एहलकारों से खिताब करते हुए जवाब दिया था गुजरांवाला में की गई तकारीर का। उसके जवाब में कल मरियम नवाज ने एक बार फिर महाज खोला और उन्होंने वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने खिताब में उनका कहना था कि एक शख्स टीवी पर चीख चीख कर अपनी नाकामी और शिकस्त पर मातम कर रहा था। अभी गुजरांवाला का एक जलसा हुआ और वो घबराना शुरू हो गया। ये अवाम की ताकत का खौफ है। बदअमनी, बेहुरमती, बच्चों से रेप, गुर्बत, ये है तुम्हारा कारनामा। मईशत गिराना और कारोबार तबाह करना, ये है तुम्हारा कारनामा। अवाम चीख रहे हैं, तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जब जवाब मांगो कहते हैं तुम गद्दार हो। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होगा तो तुम्हारी गद्दारी सामने आएगी। एक शख्स चीख चीख कर अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का मातम कर रहा था। लोगों को कहते हो घबराना नहीं है, और अभी एक गुजरांवाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए। इस दिन जब तुम्हारी और तुम्हारी हुकूमत की करप्शन की दास्तानें सामने आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। दूसरी जानिब जुम्मे के रोज गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ ने जो कहा, क्या बिलावल भुट्टो के साथ खड़े हैं? वसीम बादामी के सवाल का जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने गोलमोल कर दिया। बिलावल का कहना था कि वो पीडीएम की एपीसी की करारदाद के साथ खड़े हैं। में जो कुछ कहा उसके हम जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म है, हमारा एपीसी का रेजोल्यूशन सामने है, हम उसमें सब एग्रीमेंट। और जनाब ये जलसा जब जारी था उस दौरान न सिर्फ ये कि जलसे के अंदर हमें बदनज़मी देखी, बल्कि सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद के वाक़यात सामने आए। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं
ARY کے نمائندے جناب ارباب چانڈیو صاحب، آپ کو شامل گفتگو کرنے سے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ارباب صاحب کل یہ اور ساتھ میں ہمیں شہریار افریدی صاحب بھی جوائن کریں گے تاکہ ہم جان بھی سکیں کہ PTI کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. سب سے پہلے تو چانڈیو صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کل کے جلسے کا احوال، بڑی بدنظمی بھی تھوڑی بہت نظر آئی اس میں. جی پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی کے تحت جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ جو جلسہ عام ہوا، جلسہ تو خیر اپنی نوعیت کا بڑا اس لیے بھی تھا کہ گراؤنڈ انہوں نے بڑا منتخب کیا تھا، اس کو بھرنا ہر کسی کی بات بس کی بات نہیں ہے. اور چانڈیو صاحب میں بھی بیکاز 18 اکتوبر بھی تھی کل. جی 18 اکتوبر بھی تھی، میزبانی بھی تھی، اور اس کو ہر وقت ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جوش و جذبے سے مناتی بھی ہے. اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ کہ اس جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد JUI کی بڑی شرکت تھی، اور آپ کو بتایا کہ JUI کیا ایک ووٹ بینک کراچی میں ہے اور ان کی اسٹریٹ پاور بھی ہے، وہ دکھاتے رہتے ہیں. یہاں پر خود JUI نے بڑا جلسہ بھی کیا ہے. اب 11 جماعتوں کا جلسہ ہو اور جناح گراؤنڈ نہ بھرے یہ ممکن نہیں ہے. جناح گراؤنڈ بالکل بھرا ہوا تھا، لوگ آئے ہوئے تھے. اور یہ بھی آپ جو جس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، لازمی بھانت کی سیاسی پارٹیوں کے ورکر آئیں گے تو بدنظمی ہوگی. اس میں جو خصوصی بات یہ تھی کہ کچھ ورکرز ایسے تھے PDM کے جو کہ خواتین کے حصے میں گھسنے کی کوشش کر رہے وہ تھے، دیکھا کل ہم نے. اور لازمی وہاں پر پھر پولیس بھی آئی، کچھ PDM کے اپنے کارکن بھی آئے، بلکہ اسٹیج سے جو ہے وہ سمرو صاحب نے اعلان کیا کہ اگر جو ہمارے پیروکار ہیں وہ جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو جائے، آگے نہ بڑھیں، کیونکہ مائیں بہنیں ہماری سب کی یہاں آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ارباب صاحب یہاں پہ یہ جو آپ نے ساری صورتحال بتائی، یہ 11 جماعتوں کا جلسہ تھا اور اس کے باوجود ہم جو مناظر دیکھ رہے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. شہریار افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہریار صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. شہریار صاحب 11 جماعتوں کا جلسہ ہوا کل اس گراؤنڈ میں، اسی گراؤنڈ میں تحریک انصاف نے بھی جلسہ کیا تھا، اور اس وقت کے مناظر بھی ہم نے دیکھے تھے کہ وہ کراچی کی تاریخ کا ایک بڑا انوکھا جلسہ تھا. اس سے پہلے کبھی کسی پارٹی نے اتنی بڑی تعداد میں، سوائے ایک پارٹی جو اس سے پہلے یہاں موجود تھی، اتنی بڑی تعداد میں اسٹریٹ پاور نہیں دیکھنے میں آئی تھی. خواتین کی اور نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھنے میں نہیں آئی تھی. اب اس دو جلسوں کو اگر کمپیئر کیا جائے، تحریک انصاف کے جلسوں کو اور پیپلز پارٹی کے جلسوں کو، کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں جی، جمہوریت میں اور جمہوری رویوں کے اندر آپ آزادی اور آپ کا احتجاج حق ہے آئین اور شریعت کی روح کے مطابق. اصل میں PDM نے جو گجرانوالہ میں کیا اور جو کراچی میں ہوا، تعداد کے بجائے اگر ہم اس چیز پہ جائیں کہ بیانیہ کیا ہے، یعنی آج دشمنان پاکستان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے پہ تلے ہوئے. ایک طرف فیٹف ہے، دوسری طرف 370 اور 35 AF بروگیڈ کیا گیا ہے. 80 لاکھ لوگوں کو 435-36 دن سے یرغمال بنایا گیا ہے. اور لداخ کے بعد ہندوستان کی جو اپروچ پاکستان کے خلاف رہی ہے، اور اندازہ یہ کیجئے، آپ کو ایک مثال دوں گا کہ اگر ہندوستان کے اندر ہندوستان کا ایک سابقہ وزیر اعظم ہندوستان کی فوج اور جرنیل کو چیلنج کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کی تعریف کرے تو ہندوستان پورا کا پورا اس کو آ پڑے گا. لیکن یہاں پہ جو گجرانوالہ میں ہوا، اور پھر یہ ٹیکٹکس جو ہیں، اصل میں مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ جو 11 پارٹیاں، یعنی سب سے پہلے تو محسن داوڑ سے کل میں نے ٹویٹ بھی کی، یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ راؤ انوار کے بارے میں بلاول سے پوچھتے، کیونکہ PTM کب بنی تھی؟ وہ راؤ انوار اور نقیب اللہ محسود شہید کے کا جب انسیڈنٹ ہوا تھا. پھر یہ پوچھنا چاہیے تھا مزار قائد میں جب صاحب آپ کے جو پوائنٹس ہیں ویری ویل ٹیکن، لیکن جہاں آپ بہت سارے مسئلوں کی نشاندہی کریں، وہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا بھی ہے. جہاں پر وہ متنازع تقریر کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہاں پر مہنگائی کی بات بھی کر رہے ہیں. تو چلیں اگر ہم تعداد کے حوالے سے بات نہیں کرتے تو مہنگائی کے حوالے سے تو بات کر لیتے کہ شاید اس حوالے سے کوئی حکومتی پالیسیز پر وہ زور پکڑ لیں کہ ہاں بھی مہنگائی کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کے اندر جتنے مافیاز ہیں، میں ایک مثال آپ کو دوں گا مہنگائی کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہے، امتحان ہے تحریک انصاف کا. پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ پرائز کمیٹیز ضلع کے لیول پہ ہے، ڈپٹی کمشنرز 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے وفاق،
اب مجھے بتائیں ان ڈسٹرکٹ پرائز کمیٹیز میں ڈپٹی کمشنر کے انڈر وہ جو تمام لوگ, چاہے وہ خورد و نوش کی اشیاء ہوں, سبزی ہو, فروٹ ہو, دال چینی ہو, آٹا ہو, ان تمام پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ایک ایسا ڈانٹنگ ٹاسک ہے جس کے اوپر اس وقت تمام صوبائی اکائیاں, ان کی چیف سیکٹریز, ان کے تمام ٹیم پلیئرز. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے ہم نے آٹا مافیا, شوگر مافیا پاکستان کے اندر, وہ تمام وہ ہولڈرز جو کہ پاکستان کو اور عوام کو ڈائریکٹلی لوٹ رہے تھے, نچوڑ رہے تھے, جب ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تو کیا وہ ہمیں ہار تھوڑی پہنائیں گے؟ اٹ از a huge challenge for us. اور انشاءاللہ پرائم منسٹر اور ہماری پوری فائنانس کی ٹیم اس وقت اس چیز پہ لگی ہوئی ہے. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب گندم کی بات آئے, سندھ میں گندم کی بوریوں میں ریت اور آٹا آیا, یہ جو ان کی اپروچ رہی ہے قوم کو گمراہ کرنے کی, اور پھر یہ تمام لوگ, یعنی پچھلی حکومتوں میں ہمارا مین ایکسپورٹ جو تھا وہ ٹیکسٹائل تھا, ٹیکسٹائل کو سکویز کر کے شوگر کی طرف یہ گئے. کیوں گئے؟ کیونکہ یہ کچھ لوگ, جس میں یہ تمام یہ جو 11 پارٹی میں جو مین 4-5 پارٹیوں کے کی لیڈرشپ ہے, ان کے تمام کے مفادات ہیں. تو ایک چیز پلیز یاد رکھیے, انتظامیہ, مقننہ اور عدلیہ, پرائم منسٹر انیشیٹو لے سکتے ہیں, لیکن جوڈیشری کا اپنا رول ہے, ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے, اور اسی طرح ہر ایک کی اپنی ڈسکریشن ہے. بٹ میں آج پوری پاکستانی قوم کو کہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو ان لوگوں سے مایوس ہو گئے, ان کی چوریاں, ان کی یہ جو ماضی کی کرتوتیں جو انہوں نے ان ملک کے ساتھ کیا. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ شہریار صاحب. ایک چیز میں بالکل چاہوں گا, اس پہ آپ کا تبصرہ لینا بہت ضروری ہے, یہ وہی سوال لے کے ارباب صاحب کی طرف بھی جائیں گے. گجرانوالہ جلسے کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اس جلسے کے اندر جو بیانیہ پیش کیا گیا تھا اس کا جوابی بیانیہ خود پیش کیا, خود پریزنٹ کیا. آپ کے خیال سے یہ ان کی یہ پالیسی کام کر رہی ہے, یہ بہتر انداز ہے وزیر اعظم کی جانب سے جلسے پہ کے سٹیج سے جو بیان دیا جا رہا ہے اس کا جوابی بیانیہ وزیر اعظم پیش کریں؟ دیکھیں, لیڈر آف دا ہاؤس, پرائم منسٹر ہمیشہ لیڈ کرتا ہے فرام دا فرنٹ. ہم جب انبیاء کرام, خلفائے راشدین, آل محمد اور اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو لیڈرشپ جو تھی انہوں نے پہلے اپنی چھاتی کو آگے رکھا دشمنان کے خلاف. اب سوال یہ ہے کہ یہ بیانیہ کیا تھا گجرانوالہ میں؟ بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کے افواج پاکستان کو اور ان اداروں کو ٹارگٹ کرنا جو پاکستان کی بیس ہے, لیبیا, عراق, ہم یمن, اس وقت میں آپ کو بتاؤں سیریا, یہ وہ قومیں اگر ان کے پاس افواج پاکستان جیسی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی, ان کا یہ عالم نہ ہوتا امت کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ, اور پھر اس سے پہلے میں پہلے کہتا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب, اب میں شاید ان کو مولانا نہ کہوں, فضل الرحمان صاحب کیا انہوں نے کیا کہا کہ میں افواج پاکستان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ جو افغانستان میں نیٹو کے فورسز کے ساتھ ہوا, یہ کس کو آپ سنا رہے ہیں؟ یہ آج جو پاکستانی فوج جو اپنے جانوں کے نذرانے, یعنی 3 حملے ہوئے, 21 شہید ہوئے ہیں, پاکستان مکران میں حملہ ہوا, آزاد کشمیر میں حملہ ہوا, اسی طرح فارمر ٹرائبل ایریا وزیرستان میں حملہ ہوا, 21 جوانوں کی لاشیں پڑی ہیں. اور یہ قوم کا میسج کیا دے رہے ہیں؟ بے انتہا قربانی. یہ بتائے گا کہ جو پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف, اگر ہم دیکھیں ہمارے بڑے ریسپیکٹڈ اداروں کی سوورنٹی کے خلاف جو انہوں نے میاں محمد نواز شریف نے تقریر بھی کی ہے, تو حکومت کیا کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ اس خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا, کوئی کیس کیا جائے گا, مقدمہ کیا جائے گا؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ کہ پرائم منسٹر کی فراخ دلی اور ان کی پازیٹیو اپروچ, یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے, ان کو ہم نے پورا موقع دیا, لیکن وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں انگلستان میں بیٹھ کے. یعنی انہوں نے آج تک کلبھوشن کو 35A اور 370 جب سے ہندوستان نے اپنے آئین سے ایبروگیٹ کیا ہے, مودی اور فاشسٹ مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. یہاں تک نہیں بولا کہ مقبوضہ کشمیر میں, انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت مودی کر رہا ہے, ان کی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ بلی بن کر اور وہاں پہ داڑ رہے ہیں ایک وونڈڈ ٹائیگر کی طرح. یہ کون سی اپروچ ہے؟ یہ کس کو آپ سنا رہے ہیں؟ یہ کس کے ایجنڈا پہ آپ چل رہے ہیں؟ یہ الطاف حسین 2 جو ہے ایکسپوز ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیے, یہ پوائنٹ ویری ویل ٹیکن سر, اور یہ بات بہرحال اٹھانے کی ہے, یہ سوال بہرحال اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ نیریٹو جو کہ عوام میں زیادہ مقبول نہیں ہے, وہ نیریٹو
जलसों के स्टेज से प्रेजेंट करके किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है। अरबाब चांटो साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सवाल एक तो ये है कि ये सारे जलसे की तकारीर जो हैं ये रात देर में क्यों होती हैं? सुबह वर्किंग डे भी था, लेकिन सारे जलसे की जो अहम तकारीर थी वो प्राइम टाइम के बाद आई हैं। लोग निकलना शुरू हो गए थे जब अहम कायदीन खिताब कर रहे थे। और दूसरा ये बताइएगा, अब जब कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी हो गई है तो क्या सिंध हुकूमत और नून लीग के दरमियान ज़रा ताल्लुकात पेचीदा हो जाएंगे, क्योंकि पीडीएम में तो सारे अलायंसेस हैं? बिल्कुल। मैं आपके जो आखिरी सवाल है उसको पहले लूँगा। ये जो डॉक्टर कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई है ये ख़ुद सिंध हुकूमत के लिए हैरान कुन है, क्योंकि सिंध हुकूमत लाजमी सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के अंडर आती है। उसका जो सरबरा आईजी है वो वज़ीर आला सिंध के अंडर में आता है। और ख़ुद जब मैंने भी ये खबर सुबह सवेरे उठ कर देखी तो मुझे हैरत हुई कि अगर सिंध पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है तो कहीं तो इजाज़त ली होगी ना। सिंध पुलिस तो ऐसे किसी, अगर कहीं से सिंध हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तो फिर किस ताकत ने पुलिस को ये ताकत दी कि वो कैप्टन सफदर के जो कमरा है उसका दरवाज़ा तोड़कर मरियम नवाज़ के सामने जो है कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर दे। ये सवाल अभी ये सवाल जो है पीछा करता रहेगा, सिंध हुकूमत का भी ये सवाल पीछा करता रहेगा। अभी मैं अब जब हम आपसे जाएंगे यहाँ से तो फिर जो है असद उमर के भाई हैं जो कि तर्जुमान हैं मोहम्मद जुबैर, वो तर्जुमान हैं अपना मरियम नवाज़ के। और दूसरी जो आपने बात बताई कि देर से क्यों होते, देर से जलसे होने का मामला ये है कि असल में दिन को गर्मी होती है तो शाम को ठंडक होती है। और कराची का मौसम तो खैर कल वैसे ही अच्छा था। और दूसरा ये कि कायदीन को अब शायद रात को तकारीर करने की आदत सी पड़ गई है। और दूसरा ये कि शायद आपकी खबरनामे भी खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद रात को कुछ टाइम मिलता है उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात सिर्फ बता दूं कि रात को, क्योंकि मैं भी रात को 2:30 बजे ही सोया हूँ, तो मेरा अंदाजा है कि बाकी कायदीन 3 बजे सोए होंगे। तो ये जो सुबह सवेरे कार्रवाई हुई है 4:30 बजे की, और इसके दरमियान इसका मतलब है कि बिल्कुल ऐसी टाइमिंग का इस्तेमाल किया गया है। शहरियार साहब कुछ कहना चाहिए? जी शहरियार साहब, सर ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए जी, ये कायद मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड, इसका ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस क्लॉज 6 ये कहती है कि कोई भी सियासी चीज या कोई एक्टिविटी मज़ार के अंदर नहीं हो सकती। और इसी ऑर्डिनेंस का क्लॉज 9 ये कहता है कि जी ऐसी एक्टिविटी वाले को अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब ये जो इन्होंने अंदर नारे लगाए मादरे मिल्लत, तो मादरे मिल्लत के अलावा के हवाले से गुलाम दस्तगीर और ये खुरम दस्तगीर के वालिद साहब, और ये आज जो कल जो रात को हमने देखा कि 12 बजे अभी मेरे भाई बता रहे हैं, तो ये मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते रहे जब पीटीआई के जलसे होते थे कि रातों को क्या होता है। ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं कौम के आगे, इनकी हकीकतें खुल के सामने आ रही हैं। यानी मरियम और बिलावल, इनके पेरेंट्स ने इस मुल्क में कौन सी सियासत और किस सियासत को जन्म दिया। नवाज शरीफ, इनकी वालदा के बारे में जो कैरेक्टर एसिसिनेशन, आज हैरानगी होती है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि ये वो तमाम लोग जो एक दूसरे के दुश्मन थे, शहरियार साहब, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का वतीरा रहा है कि पर्सनल अटैक्स जो हैं वो भी किए जाते रहे। बहुत शुक्रिया जी। शहरियार रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ में अरबाब चांडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक, आप कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। मुल्क भर से जय्यद उलमा को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा सामने आया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी का इस सिलसिले में कहना है कि कराची में 4 से 5 बड़ी मजहबी शख्सियात हैं जिन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और मुल्क के हालात मुनज़्ज़म साजिश के ज़िश के ज़रिए ख़राब किए जा रहे हैं। जो लोग मुल्क में फ़िरका वारियत को हवा देना चाहते हैं वो इस्लाम के दुश्मन है। ख़ास तौर पर भारत पाकिस्तान में फ़िरका वाराना कशीदगी को फ़रोग़ देने में मुलव्विस है। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि जामिया फ़ारूकिया के मुख्तमिम डॉक्टर मौलाना आदिल खान का कत्ल आलमे इस्लाम के लिए एक बहुत सानहा है और सहाबा की तौहीन और तकफीर के मुर्तकिब बेशतर अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी साहब, उन्हीं को शामिल गुफ्तगू करेंगे। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। मौलाना साहब, आपने कराची में 4 से 5 बड़ी मजहबी शख्सियात का जिक्र किया है जिन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। किस किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट है उन्हें, जिसके पेश नज़र आपने मुतालबा किया है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس حکومت کے پاس محرم الحرام سے قبل اطلاعات تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں شیعہ سنی تصادم چاہتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محرم الحرام جو ہے وہ پرامن انداز سے گزر گیا. کچھ واقعات ہوئے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ توہین کے، اصحاب رسول و اہل بیت کی تکفیر کے، اس کے نتیجے میں لوگ گرفتار بھی ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. ان حالات میں یہ بھی اطلاعات ملی تھی کہ کچھ بڑی شخصیات جو دینی ہیں تمام مکاتب فکر کی، ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا اور ان کو بھی نشانہ بنانے کی سازش ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی اور سندھ کے اندر پچھلے اگر ہم 3-4 ماہ میں دیکھیں تو فرنٹ کے اوپر جو لوگ ہیں، جو بڑے قائدین ہیں، ان میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ حضرات ہیں، ان میں ایک مولانا عادل خان صاحب بھی تھے. ان کو بھی سیکورٹی ملنی چاہیے تھی، دینی چاہیے تھی جب حالات ہمارے علم میں آ گئے تھے کہ اس طرح سے ہیں. اور یہ جو باقی حضرات ہیں، چاہے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہوں، مفتی منیب صاحب ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، اور جو اہم لوگ ہیں، تو جتنا حکومت کر سکتی ہے اتنا حکومت کو کرنا چاہیے. اور ان حضرات سے بھی ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی اپنی سیکورٹی کا خود بھی خیال کرے. یعنی حکومت ایک حد تک وسائل رکھتی ہے اور پھر باقی جو ہے ہمیں خود بھی کرنا چاہیے. اسی طرح پنجاب میں، اسی طرح باقی جگہوں پر جو مذہبی اہم شخصیات ہیں انہیں اپنی سیکورٹی کا خیال کرنا چاہیے. ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرے، اور اس کے ہدف 2 ہی ہیں. ایک پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد پیدا کرنا، دوسرا پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان جو ہے وہ بعد پیدا کرنا، دوری پیدا کرنا. اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں. اور ہمیں اپنے دشمن کی چالوں کا احساس کرتے ہوئے جہاں مذہبی طور پر فرقہ وارانہ تشدد کے خاتمے کے لیے اور بین المذاہب، بین المسالک ہم آہنگی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، وہاں پر ہمیں یہ بھی احساس رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک کے اندر پاک فوج کے خلاف اور ملک کے سلامتی کے اداروں کے خلاف ایک مہم چلانا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی عوام کو اویئر کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آج پاکستان جو ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ایک تو لوگوں کو خود شعور رکھنا چاہیے اور فتنہ انگیز اور شرانگیز لوگوں کو خود ہی فلٹر آؤٹ کر دینا چاہیے. آپ نے ایک بڑی اہم بات کی چند دن پہلے، اور آپ نے کہا کہ جی بھارت پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کے لیے کئی لاکھ ڈالر لگا رہا ہے، لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. دیکھیے، بھارت نے ابھی افغانستان کے اندر وہ متشدد گروہ جو پاکستان میں ماضی میں کارروائیاں کرتے رہے یا کرنا چاہتے ہیں، ان میں کروڑوں ڈالر تقسیم کیے ہیں اور ان سارے گروہوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے. داعش جیسی تنظیم کو جو ہے بھارت فنڈنگ کر رہا ہے، اور یہ اب تو امریکہ میں بھی لکھا جا رہا ہے، باقی پوری دنیا. ہم یہ بات جب 5 سال پہلے 4 سال پہلے کر رہے تھے تو دنیا کہتی تھی یہ کیسے ممکن ہے. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ بھارت، اور اس کو بہت بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے امن کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. بھارت نہیں چاہتا تھا کہ افغان گروپوں کے درمیان مذاکرات ہو اور اس میں پاکستان کا کوئی کردار ہو اور افغانستان میں کوئی امن آئے. لیکن ہماری عسکری قیادت نے، سیاسی قیادت نے، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں ہمارے سپہ سالار نے جس طرح محنت کی، اور ہمارے سلامتی کے ادارے نے، اور افغان گروپوں کو ایک ٹیبل پر بٹھایا. اس کے بعد بھارت کو یہ جو شکست ہوئی ہے افغانستان میں، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے پاکستان سے. وہ چاہتا ہے کہ ہم کمزور ہوں، وہ چاہتا ہے ہم نیپال بھارت چاہتا ہے کہ ہم کمزور ہوں. اسی وجہ سے منظم سازش کے تحت کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے. بہت شکریہ جی. مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کل لاہور میں ایک نہایتی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب لاہور کے علاقے گلبرگ میں الیکٹرانکس کی سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے گلبرگ میں، جس کو ہم حفیظ پلازا کہتے ہیں، وہاں پر آگ لگ گئی. اور وہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے 300 دکانوں میں موجود اربوں کا مال جل کر راکھ ہو گیا.
मदिया, न सिर्फ पंजाब की, लाहौर की, बल्कि पाकिस्तान की किसी एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद ये सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है हफीज़ सेंटर। हफीज़ सेंटर मुख्तलिफ हवालों से ख़बरों में रहता है, ख़ास तौर पे जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की लॉन्च होती है, कोई भी बड़ी सेल फोन्स के हवाले से कोई डेवलपमेंट होती है, हफीज़ सेंटर ख़बरों में रहता है। लेकिन इस हफीज़ सेंटर को किसी सगे बदखू की नज़र लग गई और सुबह 6 बजे कल ये वाक़या पेश आया जब हफीज़ सेंटर में इब्तदाई मालूमात के मुताबिक चौथे फ्लोर पे या तीसरे फ्लोर पे आग भड़क उठी, जिसके बाद तीसरे फ्लोर से तकरीबन पूरा तीसरा फ्लोर उस आग की लपेट में आ गया। और डीजी रेस्क्यू ने कहा है कि इमारत के अंदर आतिशगीर मादा मौजूद था और बैटरियां फटने की वजह से आग ज़्यादा भड़की। और शफात, इस प्लाजे के चौथे फ्लोर पर लोग मौजूद थे जिन्हें सख्त जद्दोजहद के बाद निकाला जा सका और इस दौरान फायर ब्रिगेड की 33 गाड़ियां और 60 से ज़ायद रज़ाकार जो थे वो इमदादी कार्रवाइयों में भी मसरूफ़ रहे, लेकिन इसके बावजूद घंटों तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस हफीज़ सेंटर में चूँकि पंजाब के तूल अर्ज से लोग आते हैं और यूजुअली जब वो सप्लाई के लिए या कलेक्शन के लिए आते हैं तो वो ऊपर के ही कमरों में क़याम कर लेते हैं, और ये वही लोग थे जो कि मौजूद थे वहाँ पर, और वो इस आग के बाद बिल्डिंग की छत पे चले गए, जिनको बड़ी मेहनत के बाद बचा लिया गया। अच्छी बात यह है कि इससे इस डिजास्टर में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है। सूबाई वज़ीर बराए डिजास्टर मैनेजमेंट मियां खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। खालिद साहब, ये लाहौर का अहम तिजारती मरकज़ है, यहाँ पर लगने वाली आग पर भी काबू नहीं पाया जा सका, क्या इतनी बड़ी वजह थी? इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा प्लाजा, मशहूर जगह, वहाँ पर इतनी देर आग लगती रही, लोगों का अरबों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो 112 टीमें हैं बर वक्त वहाँ पर पहुँच गई साइड पे, और PDM का मेरा स्टाफ भी वहाँ पर पहुँच गया, दीगर अदारे भी हमने फौरी तौर पर वहाँ पर उनको कॉल की और पूरी मेहनत और पूरी कोशिश की गई है। और क्योंकि वो बहुत बड़ा एक हफीज़ सेंटर बहुत बड़ा प्लाजा है, उसकी डेप्थ काफ़ी थी, अंदर उसकी मार्केट्स हैं, और जो बाहर से हम जो हमारी 112 टीमें काम करती रही, लेकिन अंदर वहाँ उस वक्त मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद था। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे कॉल करके खुद कहा कि आप फौरी तौर पर वहाँ पहुँचे, और मैं जो कि शुक्र में था, वहाँ से मुझे 40 मिनट लगे, मैं वहाँ पहुँच गया और देखा, मैंने खुद निगरानी की, 3-4 घंटे मैं वहाँ पे मौके पर रहा। तो जब बंदा मौके पर साइड पे जाता है तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि हालात क्या है। हमारी टीमें जो हैं रेस्क्यू वाली, उन्होंने कोई कोताही नहीं, उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं थी वहाँ पे काम करने में, उनकी महारत में, उनके जज्बे में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें वहाँ पे खालिद साहब, रेस्क्यू एफर्ट्स में भले शायद कोताही नहीं थी, लेकिन एक ऐसी इमारत जिसके अंदर अरबों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान मौजूद था, उस इमारत के अंदर कोई इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थे, उस इमारत के अंदर आग बुझाने का अपना बिल्डिंग का कोई सिस्टम नहीं था, बिल्डिंग कोड की क्लियर वायोलेशन है ये, क्या इस हवाले से कोई भी तहकीकात सामने आएगी? हाँ जी बिल्कुल, इस पे कमेटी बना दी गई है। एक तो कमेटी का जो है वो देखेगी कि हम उनका जो हमारे ताजर भाई है उनका जो नुकसान हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी हिदायत दी थी कि आप कमेटी सही तौर पर बना दें। तो मैंने मौके पे कहा था होम सेक्रेटरी साहब को, DC को, कि आप कमेटी की चीज़ें, कमेटी हमने कल ही बना दी, उसमें हम ताजरों के नमाजे भी रखे हैं, और उसमें एक तो हम ताजरों के नुकसान के अजाले का देखेंगे क्या हमने करना है, उनका तखमीना कैसे लगाना है, कितना नुकसान हुआ है, और उसके डिसीजन बाद में गवर्नमेंट लेगी। और दूसरा जो वायलेशन है बिल्डिंग की, उस पर भी कमेटी जो है ना गौर करेगी और देखेगी, ताकि आइंदा जो प्लाजे बने वो इस तरह की वायलेशन ना हो। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर ये वायलेशन ना होती तो शायद ये आग हम काबू जल्दी कर लेते और इतना नुकसान ना होता। सही खालिद साहब, अगर आप जैसे भी आपने बात की, अगर आग पर जल्दी काबू पा लेते तो इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। ये आग पर काबू कब तक पा लिया गया था? क्योंकि रात 9:30 के बाद फिर देखा जा रहा था कि जो चौथी मंजिल से फिर कुछ शोलों ने भड़कना शुरू कर दिया था। नहीं, ये आग रात 9 बजे हमारा जो है ना ऑपरेशन वाइंड अप हो गया था। 9 बजे रात आग काबू पा लिया गया था, और उसके बाद हमारा अमला वहीं रहा है, और सुबह तक जो मुझे अपडेट मिली है उसके बाद कोई शोला वहाँ से बिल्डिंग से नहीं निकला। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मियां खालिद साहब मौजूद थे, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट, बता रहे थे कि सुबह तक ये ऑपरेशन जारी था। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें स्कर्दू से। स्कर्दू में मुसाफिर वैन पहाड़ी तोदे की जद में आ गई और उसके बाद वो गहरी खाई में जा गिरी। मलबे से अब तक 16 मुसाफिरों की लाशें निकाल ली गई हैं। और जाँ भाग मुसाफिरों में ड्राइवर समेत 4 फौजी जवान भी शामिल थे। स्कर्दू में हादसे का शिकार मुसाफिरों को वैन से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और इस ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 मुकामी पुलिस और FW की टीमों ने हिस्सा लिया। जो रेस्क्यूज़र आए हैं वो ये बताते हैं कि रावलपिंडी से स्कर्दू आते हुए मुसाफिर वैन उसके मुकाम पर पहाड़ी तोदा गिरने से मलबे तले दब गई थी। हादसे में मुसाफिर वैन में सवार तमाम मुसाफिर जहाँ भाग हो गए। जहाँ भाग अफराद की लाशें स्कर्दू CMH मुंतकिल कर दी गई। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे रंज और दुख का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की है। तो जनाब इस घंटे में हमने जो तफसीलात थी आपके साथ शामिल की। अब जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जनाब पॉलिश्ड मैन की। एग्जैक्टली मैं भी शबाद से पूछना चाहती हूँ कि ये क्या आजकल ट्रेंड है कि बंदे जो हैं वो अपने एक हाथ पे एक उंगली पे एक नेल पेंट लगाते हैं और मैन विद अ पेंटेड नेल। तो पीछे इसके क्या लॉजिक है और क्यों ये किया जा रहा है, ये क्या कैंपेन है, क्योंकि इससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब से कुछ देर में शहनेरा अकरम और अदनान सदीकी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और जनाब सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जारी है। मुज़ाकरात की कई कोशिशें हो चुकी हैं लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। बिल्कुल शफात वो कह रहे हैं कि जो हमारे मुतालिबात हैं हमारे मुतालिबात ही तस्लीम नहीं किए जा रहे। और साथ में बहुत अच्छी खबर, पहले तो जितने लोग हमें देख रहे हैं आप तमाम तर लोगों को रबीउल अव्वल मुबारक हो। और रबीउल अव्वल में हम तमाम तर मुसलमानों के लिए एक और जो बड़ी बात है वो ये कि अब रोज़ा रसूल जो है वो जो मुकामी लोग हैं उनके लिए भी खोल दिया गया है और आराम से जाकर उसकी ज़ियारत भी कर सकते हैं, वहाँ पर तमाम तर इबादत भी कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। हाँ तो जनाब बहुत कुछ है इस घंटे में आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। तो जनाब ये तो हमने आपके साथ शेयर कर ली टॉप स्टोरीज। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद के डी चौक में जारी धरने की। लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा सेहत की खवातीन का धरना 6ठे रोज़ में दाखिल हो गया है। खुले आसमान तले लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा सेहत की खवातीन के धरने के 6 दिन गुजर जाने के बावजूद मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। और मुजाहिरीन ने मुतालिबात ना माने जाने की सूरत में अब पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की भी धमकी दे रखी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदादे पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतालिबात किए हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा है कि डी चौक पर धरना देने वालों से बहुत बार मुज़ाकरात कर चुके हैं और लेडी वर्कर्स का केस सर्विस ट्रिब्यूनल में चल रहा है। उनकी मिन्नत समाजत की जा रही है कि वो पार्लियामेंट हाउस ना आए, लेकिन उनका धरना फ़िलहाल ख़त्म नहीं हो रहा। और मदिया किसी हद तक जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके मुतालबात बड़े जस्टिफाइड हैं और वो मामला यही है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कि गली गली जाकर एक एक घर में जाकर वहाँ की ख़वातीन को बुनियादी सेहत की सहूलियात के हवाले से आगाही फ़राहम करती हैं और उन ख़वातीन को जब वो सहूलियात फ़राहम करती है तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शफात नॉट ओनली दिस, लेकिन हमने देखा है कि इनको किस तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग मसाइल भी इनके साथ होते हैं, स्पेशली जब पोलियो मुहिम के हवाले से बात करते हैं। जब कोरोना भी था उस टाइम में भी इन लेडीज़ हेल्थ वर्कर ने घर घर जाके जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो अपने फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दिए हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी जो उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा किया जाए, इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, इनकी पेंशन के हवाले से जो बात है। अब लेकिन हम कोशिश करें कि हमारी उनकी नुमाइंदा से बात हो सके कि एग्जैक्टली क्या मुतालबात जो है वो मज़ीद सामने रखे गए हैं और सामने से इनको क्या जवाब आ रहे हैं और क्या ऐसी वजह बनी शफात कि 6ठा रोज़ हो गया है, 6 रोज़ गुजर गए लेकिन अभी तक इनके मुतालिबात ना माने गए हैं और एक तरह से डेडलॉक जो है वो बरकरार है। एक डेडलॉक बरकरार है। कई कोशिशें की जा चुकी हैं लेडी हेल्थ वर्कर से मुज़ाकरात की। मेंबरान पार्लियामेंट, वज़रा इनसे जाके इनके धरने में मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म के मुआहदे पर, किसी किस्म की जो डेडलॉक को तोड़ने की जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हुई हैं। हम कोशिश करेंगे इस हवाले से उनका मौक़िफ़ भी जाने, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले से जब भी बात की जाती है ये मुआशरे का एक अजीब टैबू सामने आता है
کہ جس میں ہم ان کے حوالے سے بات کرتے بھی ہیں، لیکن جب ان کو سروس سٹرکچر دینے کی بات آتی ہے تو اس میں ہمیں ایک بڑا ویکیوم، ایک بڑا وائڈ نظر آتا ہے، اور وہ ویکیوم، وہ وائڈ کسی طرح سے بھی ابھی تک اوائڈ نہیں کیا جا سکا۔ ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کو نہ تو ان کے پاس پینشن ہے اور نہ ہی ان کے پاس جاب سیکیورٹی ہے۔ بالکل شفاعت، اور جاب سیکیورٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ بھی اسپیسیفکلی ایسی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے جو کہ اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈال کر بہت سارے اپنے فرائض جو ہیں سر انجام دے رہے تھے۔ ابھی آپ کو عام ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بذریعہ اشتہاری طلبی میں پیش رفت ہوئی ہے۔ نواز شریف کی طلبی کا اشتہار آج کے انگریزی اخبار میں جاری کیا جائے گا۔ نواز شریف کو 24 نومبر کو پیش ہونے کی مہلت دی گئی تھی، ساتھ میں نواز شریف کی پیشی کے لیے جو اشتہار ہے وہ لاہور ایڈیشن میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے نواز شریف کے بذریعہ اشتہار طلبی میں پیش رفت ہوئی ہے۔ نواز شریف کی طلبی کا اشتہار آج کے انگریزی اخبارات میں جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ اشتہار لاہور ایڈیشن میں بھی شائع کیا گیا ہے، جس میں نواز شریف کو 24 نومبر تک پیش ہونے کی مہلت دی گئی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بذریعہ اشتہاری طلبی میں پیش رفت ہوئی ہے۔ نواز شریف کی طلبی کا اشتہار آج کے انگریزی اخبارات میں جاری کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو 24 نومبر تک پیش ہونے کی عدالت کے سامنے پیش ہونے کی مہلت دی گئی ہے، جبکہ اس اشتہار کو لاہور ایڈیشن، اسلام آباد ایڈیشنز کے ساتھ ساتھ لاہور ایڈیشن میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے نواز شریف کی طلبی کے حوالے سے۔ نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں جن کی سماعت ہونی ہے، یہ سماعت 2 دفعہ معطل ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جہانگیر اسلم ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ جی جہانگیر اسلم سے ہم کوشش کریں ہمارے نمائندے سے ہمارا رابطہ ہو جائے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں نواز شریف کی طلبی کے حوالے سے؟ جی بالکل، نواز شریف کی اشتہار کے ذریعے طلبی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اشتہار کی کاپی جمع کرا دی گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار برانچ نے جو ہے 2 اخبارات میں نواز شریف کی طلبی کے حوالے سے اشتہار جاری کیے تھے، جو کہ ایک انگلش اخبار میں نواز شریف کی طلبی کے حوالے سے لاہور ایڈیشن میں آج پبلش ہو گئی ہے، اور اشتہار کی کاپی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اور اشتہار کے مطابق نواز شریف کو جو ہے 24 نومبر تک جو ہے اس سے پہلے پیش ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ وہ 24 نومبر کو عدالت میں پیش ہو، اور رجسٹرار احمد نے جو اشتہار کی کاپی جو ہے وصول کر لی ہے۔ جی بہت شکریہ جہانگیر اسلم آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب کراچی میں اس وقت سابق گورنر سندھ محمد زبیر، جو کہ نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اریسٹ کرنے کا کچھ سینس ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ ایک عورت ہے، تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک نہتی عورت ہے، اس سے اتنا ڈرتے ہیں، اس لیول پر آ گئے کہ کمرے کے اندر دروازے توڑ کے گھس جاتے ہیں، وہ بھی ہوٹل میں۔ اس میں بہت سی سٹوریز ہیں، اور اس کو ہم ویریفائی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر مراد علی شاہ سے بھی میری بات ہوئی ہے، سعید غنی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے۔ سندھ پولیس پر دباؤ ڈالا گیا ہے، اور جس طرح سے یہ دباؤ ڈالا گیا ہے، جب اس کے تمام حقائق آج تھوڑی دیر بعد ہم جب ظاہر کریں گے تو پوری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ اور ایک تو اس کا ظاہر ہے پولیٹیکل ریزن ہے کہ جی پی ڈی ایم کا اتنا سکسیسفل جلسہ ہوا، پہلے گجرانوالہ میں ہوا، پھر کل کراچی میں ہوا، اور یہ جو سب سے آسان طریقہ عمران خان کو اور ان کے جو بھی حواری ہیں ان کو جو سب سے آسان طریقہ ہے کہ پہلے تو پولیٹیکلی ان کو دور کیا جائے، اور سندھ میں وہ آئے ہیں یہاں کیپٹن صفدر اور مریم نواز کو سندھ میں اریسٹ کریں گے تو سارا الزام جو ہے وہ لگ جائے گا سندھ کی حکومت پر اور سندھ کی پولیس پر، لیکن حقائق جو ہیں وہ بالکل اس کے برخلاف ہیں۔ یہ ایک سٹرنگ آپریشن کیا گیا اسٹیٹ کی طرف سے، جس کے بیسس پر سندھ پولیس پر دباؤ ڈال کے، اور جس حالات میں دباؤ ڈال کے ہم پوری ڈیٹیلز بھی دے دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، یہ آپریشن کروایا گیا۔ آپ کہاں سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں؟ سر وزیر اعلیٰ صاحب کی بات ہوئی، وزیر اعلیٰ نہیں، میں نے کہا آپ سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں نا ابھی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہم پورا دے دیں گے، بیکاز میں اس چیز کو ابھی نہیں بولنا چاہتا، بٹ سی ایم سندھ نے یہ کنفرم کیا ہے، مراد علی شاہ نے مجھے پرسنلی کنفرم کیا ہے
کہ ان کی پولیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان پر شدید دباؤ ڈالا گیا تھا. کس طرح سے دباؤ ڈالا گیا تھا وہ ابھی سب کے سامنے آ جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا رہائی کے لیے جو لیگل طریقہ ہے, دیکھیں نا, لیگل طریقہ جو بھی اس کا, وہ ہمارے جو لائرز ہیں وہ اس وقت کورٹ میں موجود ہیں. یہاں میں تھانے, یہ بھی میں بات کر لوں کہ اگر آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے تو یہ عزیز بھٹی تھانہ ہے, اور شہید عزیز بھٹی ظاہر اخراج تحسین نشان حیدر ہیں, اور ان کی تصویر بھی یہاں لگی ہوئی ہے. ایک بات کرنے دیں, میں ایک فارمر گورنر ہوں سندھ کا, اور پھر ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بٹر کیوں فیل کرتے ہیں کہ جو فیسلٹی, میں اس تھانے کے اندر جانے کے مجھے الاؤ نہیں. آپ نے سب نے دیکھا کہ میں یہاں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا میں کھڑا ہوں, وہ کوئی اندر سے باہر آ کے بات گیٹ کے تھرو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب اتنا ڈر خوف ہے. ایز ایکس گورنر کیا مجھے یہ الاؤ نہیں ہے کہ میں ایک تھانے کے اندر ہی جا سکتا ہوں؟ اور میں بھائی, اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں تو مجھے چیکنگ کر لیں کہ میں بندوقیں یا کوئی بم تو نہیں لے کے جا رہا. اور میں نے تو صرف ظاہر ہے تھانے جو بھی یہاں ایس ایچ او ہیں ان سے بات کرنی تھی اور ان سے پوچھنا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیپٹن صفدر وہ کن حالات میں رکھا ہے, کیسے رکھا ہے, یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. یہاں لائرز کھڑے ہیں, ان لائرز کو نہیں اندر جانے دے رہے. تو یہ تو میرے خیال ہے بڑی زیادتی کی بات ہے اور کنڈیم کرتے ہیں. سوال کا جواب دیجیے گا. آپ نے جو ایف آئی آر کی سیکشنز ہے اس کی اور آپ کے حساب سے غلط طریقے سے گرفتاری ہے اس کی مذمت کی ہے. میں صرف ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیپٹن صفدر نے کل مزار قائد کے اس مخصوص احاطے میں کھڑے ہو کر جس طرح نعرے بازی کی, آپ کے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا, غلط کیا, صرف یہ بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے بھائی صاحب, پلیز انڈرسٹینڈ, وہ اب ایشو بہت پیچھے چلا گیا ہے. آپ نے کہا اس دفعات کو چھوڑ دیں. انہوں نے کس کو مرڈر کرنے کے لیے کہا تھا, اور ادھر وہ کیا کہ گن لے کے گئے تھے. اصل چیز ہے نا, اس کو میں ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کے سوال کے اس میں جانے کے لیے کہ جی وہ ایک الگ بحث ہے کہ جی وہ انہوں نے کرنا چاہیے تھا. نہیں, ابھی تھوڑے عرصے پہلے اے آر بھائی نے وہاں جا کے ایک پروگرام کیا تھا, تو وہ اس پر بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض اٹھایا تھا. کیا وہ اقرار الحسن کو اٹھا کے اندر بند کر دیں گے, ساتھ میں یہ بھی لگا دیں کہ مرڈر کا چارج؟ خدا کا خوف کریں. جو اصل ایشو ہے نا اس پر رہنے دیں. ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, دروازے توڑ کے اریسٹ کیا گیا ہے, غلط دفعات لگا کے اریسٹ کیا گیا ہے. دیٹ از دا ریالٹی. یہ ریالٹی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. جی, اگلا نیا عمل یہ ہوگا, دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم اس کا پولیٹیکل رسپانس کریں گے. لیگل رسپانس تو ہمارے لائرز کر رہے ہیں, ہم پولیٹیکل رسپانس کریں گے اور بھرپور انداز میں پولیٹیکل رسپانس کریں گے. پھر ہمارے جو ورکرز ہیں نا, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں پہنچ رہے ہیں, ابھی ہم نے روکا ہے. اور یہ لیکن اگر تھوڑے ایک آدھ گھنٹے میں اگر نہیں کچھ ہوتا تو پھر ہم اس کا پولیٹیکل رسپانس بھی کریں گے. صرف کراچی میں نہیں, صرف اس تھانے کے باہر نہیں, پورے پاکستان میں پولیٹیکل رسپانس کریں گے. تھینک یو. سابق گورنر سندھ اور شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر اس وقت عزیز بھٹی تھانے کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس کا رسپانس ہم پورے ملک میں کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مراد علی شاہ سے ان کی بات ہوئی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی طرف سے کوئی ڈائریکٹو نہیں دیا گیا تھا سندھ پولیس کو اس قسم کی گرفتاری. انہوں نے کہا کہ اس میں سندھ پولیس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اور اس ساتھ بھی کہہ رہے تھے کہ بڑا پریشر تھا ان پہ, اور وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ یہاں پولیس اسٹیشن کے باہر موجود ہے لیکن ان کو اندر نہیں جانے دے رہے. اس سے پہلے شفاعت ہم بات کر رہے تھے لیڈی ورکرز, جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مرکزی صدر لیڈی ہیلتھ ورکر رخسانہ انور. ان کو شامل گفتگو کریں گے. رخسانہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا, باخبر سویرا کو آپ نے وقت دیا. یہ کہے گا کہ کیا وجہ ہے کہ 6 دن ہو گئے ہیں, آپ لوگوں کا احتجاج ختم نہیں ہوا, آپ لوگ کے مطالبات نہیں مانے گئے, ایسا کون سا پوائنٹ ہے جس پہ کوئی ڈیڈ لاک آ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری آواز پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں اے آر وائی کے ذریعے. ہمارے کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں جو گورنمنٹ منظور نہ کر سکے. 1 لاکھ خواتین ہیں جو گھر گھر جا کر صحت کی سہولیات دے رہی ہیں. 26 سال ہو گئے, کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے, کوئی پروموشن, کوئی اپ گریڈیشن اور الاؤنسز بھی نہیں ہے. 18 سے 20 ہزار تنخواہ ہے جس میں گزارا کرنا مشکل ہے. بار بار صوبائی گورنمنٹس کے پاس ہم جاتے رہے, چاروں صوبائی گورنمنٹس کے پاس, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے پاس, کہ ہمارے مسائل حل کیے جائیں, پولیو میں ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. ہر پولیو کمپین میں 1 یا 2 ورکر ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو کر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, لیکن کہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تنگ آ کر ہم سب اکٹھے یہاں اپنے امیر المومنین عمران خان صاحب کے پاس آئے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو دیکھیں اور حل کریں. ہمارے کوئی ایسے لمبے چوڑے مطالبات نہیں ہیں, ہمیں ہمارا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے.
ہم تو غریب لوگ ہیں, ملازمت پیشہ چوتھے پانچویں 10ویں اسکیل کے لوگ ہیں جو ملک کو سرو کر رہے ہیں. ایک طرف اگر پاکستان کی آرمی سرحدوں پر ملک کی حفاظت کر رہی ہے تو دوسری طرف ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بیماریوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے اس حکومت کی جانب سے, چاروں طرف کنٹینر لگا کر, باڑ لگا کر خاردار, ہمارا پانی یہاں پر بند ہے, کھانا بند ہے, کھلے آسمان کے نیچے ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہایت شدید سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں, شدید دن کو گرمی ہوتی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج میٹرو بھی بند کر دی ہے انہوں نے, انہیں کیا خطرہ ہے ہم سے؟ ہم نہتی مجبور مظلوم خواتین اگر اپنا حق یہاں سے مانگنے کے لیے آئیں کہ نوٹیفیکیشن دے دیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے, تو انہیں کیا خطرہ ہے کہ یہ ہم سے خوف زدہ ہے اور کنٹینرز کے پیچھے چھپ رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ جب بھی جیسے جیسے اپڈیٹ ہوتی رہے گی ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. اس وقت آپ کو لیے اسلام آباد جہاں پشاور لیے چلتے ہیں جہاں شبلی فراز اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. انجام دہی میں جن مشکلات سے, جن چیلنجز سے, جن خطرات سے دوچار ہوتی ہے اس کا ہمیں بخوبی علم ہے. ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے صحافی بھائیوں کو, صحافی بہنوں کو پوری وہ پروٹیکشن بھی دے سکیں جس کے وہ مستحق ہیں, اور ان کے لیے ایسی قانون سازی بھی کی جائے جس سے اس حفاظت, ویلفیئر, سیکیورٹی, ان کو بھی وہ پروٹیکشن بھی مل سکے جس کا بل ہم اسی جو اس وقت جاری نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ایک بل بھی ہم اس سلسلے میں پیش کر رہے ہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحافی اس معاشرے کا, اس ملک کی سیاسی, معاشی اور سماجی سرگرمیوں کی ایک بہترین عکاس ہے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں, پریس کلبز ہیں, ان کو ایک باوجود اپنے محدود مالی وسائل کے ہم جو کچھ بھی آپ کے لیے کر سکیں آپ کی لیڈرشپ کے تھرو ہم چاہیں گے کہ وہ ہم تک پہنچے کہ ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں بنارسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ اکٹھا ہوا ہے جس کا مقصد اس ملک میں افراتفری پھیلانا, مایوسی پھیلانا اور پاکستان کو پھر ادھر پیچھے گھسیٹ کے لے جانا, جس سے کہ پاکستانی عوام نے 2018 کے انتخابات میں عمران خان کی قیادت کو ایک بھرپور طریقے سے ووٹ دیا, کیونکہ ایک عمران خان ہی ایسے لیڈر تھے جو کہ موجودہ سیاسی کینوس پہ ایک واحد ایسے لیڈر تھے جو کہ نہ ڈر بھی تھا, نہ ڈر ہے, ملک کے لیے خلوص رکھتا ہے, غریبوں کے لیے درد رکھتا ہے, اور اس ملک کو ان طبقات سے چھڑا کر رہے گا جس نے اس ملک کی معیشت کو, اس ملک کے پورے نظام کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہے, یہ وہ جنگ ہے, دو طبقات کی جنگ ہے, دو قوتوں کی جنگ ہے. ایک وہ قوت جو کہ ماضی کی نمائندگی کرتی ہے, وہ ماضی جس میں کہ اس ملک میں باوجود 40 سال کے لگ بھگ حکومتیں کرنے کے باوجود بھی اس ملک کی جو معاشی صورتحال ہے, جو اس کا عالمی برادری میں ایک نیگیٹو مقام پیدا کیا گیا تھا. ہمارے لیڈرز جنہوں نے کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے وسائل کو لوٹا, اس ملک کے وسائل کو, اس ملک کے اداروں کو مفلوج کیا, یہی وہ ادارے ہیں جو کہ ملک کو چلاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی کرپشن کو سہولت دینے کے لیے
हर उस इदारे में पेशावर में वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की गुफ्तगू जारी है। दूसरी जानिब अब से थोड़ी देर पहले जब हमने देखा कि गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं वो थाने के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जब ARY न्यूज़ के नुमाइंदे ने उनसे सवाल किया तो वो हत्थे से उखड़ गए और जवाब देने के बजाय उन्होंने पहले चैनल का नाम पूछा और नुमाइंदे से कहा कि मुझे मालूम है कि आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये दफात लगाई है कि उन्होंने मर्डर अटेम्प्ट किया था। अब इस किस्म का माहौल होगा, इतना बड़ा झूठ बोल के इस किस्म का ऑपरेशन। नहीं, ये तो बता दें जो इन्होंने ये किया मज़ार के अंदर वो सही किया। आप कहाँ से आए? मैं ARY से। तो मुझे पता है आपका सवाल होगा। नहीं तो क्या मतलब, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं तो सवाल करूँगा ना। मर्डर करेंगे। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी नज़ीर, ऐसा आपने क्या सवाल कर दिया कि वो हत्थे से उखड़ गए? देखें शबाद, मैंने सिंपल उनसे सिर्फ वो सवाल किया था जो हर पाकिस्तान था कि उनसे पूछना। मैंने उनसे कहा ना मैं FIR की दिफात पे बात करूंगा ना गिरफ्तारी पे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कल जो कैप्टन सफदर की जानिब से अमल किया गया, मज़ार-ए-कायद का तकद्दुस अमल किया गया, आपके ख्याल में उन्होंने ये सही किया या गलत किया? जिस पर न सिर्फ वो बल्कि उनके साथ के जो वकला थे वो भी भड़क उठे और उन्होंने बाकायदा मुझे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर बाकायदा जवाब भी देते रहे और आखिर उन्होंने ये भी कहा कि आप ARY के, तो ठीक है फिर मुझे पता है, फिर आप तो यही सवाल करेंगे। और ARY के बाइकआउट के भी वहाँ नारे लगाए गए, जो उनके वकला थे उनका कहना था हम आपका बाइकआउट करते हैं। मैंने कहा मैं बतौर सहाफ़ी आपसे सवाल कर रहा हूँ और मेरा हक है सवाल करना, आप जवाब दे ना दे तो ये आपका इस्तेहकाक है। लेकिन वो वीडियो में भी देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से वो सवाल को बाकायदा गोल मोल जवाब देते रहे, लेकिन बाकायदा जवाब उन्होंने फिर भी नहीं दिया। सही, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आजकल एक कैंपेन जिसके हवाले से बहुत सारा बात की जा रही है, मैन विद पेंटेड नेल, तो इस हवाले से बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब बच्चे 1 बिलियन किड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। वो तशद्दुद किसी भी सूरत में हो, उनके वालिदैन की जानिब से, उनके असातिज़ा की जानिब से, उनके फर्स्ट एक्वेंटेंसेस की जानिब से, लेकिन ये तशद्दुद उन बच्चों पे किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की एक तंजीम पॉलिश्ड मैन अब इस हवाले से कैंपेन कर रही है गुज़िश्ता 5 साल से, और अब उन्होंने पाकिस्तान में शनीर अकरम के ज़रिए बहुत सारे पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स को, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इंगेज किया है और एक नेल पेंट करके, एक नेल पॉलिश करके वो इन बच्चों के साथ यकजहती की बात कर रहे हैं। Together to put an end to violence against children. This year we are painting one fingernail to represent the 1 billion children who experienced violence in the last year alone. हर साल दुनिया में 1 बिलियन बच्चे किसी बड़े के हाथों अजियत सहते हैं। That's 1 billion too many. And too many children in Pakistan are suffering in silence. Violence should stay in the wing. It's our job to nurture and defend our children. This year, men from Pakistan are coming together to put an end to violence against children. This year we are painting one fingernail to represent the 1 billion children who experienced violence in the last year alone. और सबसे अच्छी बात यह है कि आज सेलिब्रिटीज़ आर टॉकिंग अबाउट इट, और स्पेशली जो हमारी मेल कम्युनिटी है वो आगे इस सवाल से बात कर रही है। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है शनेरा अकरम और साथ में अदनान सदीकी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो शनेरा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा, एंड अदनान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। व्हाट इज़ दिस कैंपेन, बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग वेरी मच इन पाकिस्तान, पॉलिशमेंट, PK, व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड इट? This is a campaign that had been run in Australia for the last 4 years, which had an overwhelming response. And I knew the team in Australia, and we came together in lieu of all of the incidents and all of the cases that are coming out at the moment. It's all affecting everybody. So I thought this campaign could fit in with Pakistan and empower men of the country to stand up. You know, a lot of the time it's us women and families saying no, and the men are being victimised here, but men really should be empowered. And this is a campaign to get everyone together, stand up. And how amazing was it? Like, all these men, it looks so good. They all came together, they were all on it, said yes straight away. And I think it's a topic we all really sympathise with and show a lot of empathy with. And we need to do something about it. It's very different, Adnan, because as Humayun was saying that we all are painting one nail. So कितना important है ये कि इस पे बात की जाए और specifically masses तक हम ये बात भी पहुंचा सकें?
Christopher Stranger, thank you so much for bringing this campaign to Pakistan and making this awareness amongst us. देखिए मैंने जब ये लगाया और अपना नेल पेंट किया तो कुछ लोगों ने थम्स अप किया, कुछ लोगों ने थम्स डाउन किया, कुछ लोगों ने कहा कि यार इससे कैसे होगा कि आप पेंट नेल करने से ये अवेयरनेस कैसे बनेगी। मैंने कहा भाई देखो यार मैंने अगर ये पेंट नेल किया है तो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं लोगों में पहचाना जाता हूँ और मेरे जैसे और जो मेरे दोस्त हैं वो लोगों में पहचाने जाते हैं। जब आप पहचाने जाते हैं और जब आपकी एक आवाज़ मायने रख सकती है तो वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। लोग पूछते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं आप। तो मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है और ये बच्चों के लिए, ये कोई बेटियों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए। अगर आपको बताऊं कि 2019 में 3,900 केस सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं, बाकी हो नहीं पाए हैं। ये तो सिर्फ जो हुए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, और बाकी लोगों ने जो छुपा लिया। तो हमारा जो मकसद है इस कैंपेन के साथ जुड़ने का, एंड स्पेशली I took this thing very seriously, and one of the reasons I'll be talking both in Urdu and English. Okay, you can. अच्छा, फिर मैं उर्दू में बात करता हूँ, आप अंग्रेजी में, मैं उर्दू। ठीक है। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इंसानियत के लिए बच्चे जो होते हैं वो आखिरी कड़ी होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए कि ये एक, मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग सोच भी कैसे सकते हैं। ये इंसान है, मतलब जानवर भी दूसरे जानवर के पास नहीं जाता जब तक उसका कंसेंट ना हो, या दूसरी चीज़, या जब तक वो बालिग ना हो जाए। आप कौमों के बिहेवियर का पता चलता है, बच्चों को बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इट्स ऑल अबाउट स्पार्किंग अप द डिस्कशन, एक डिस्कशन शुरू करनी है, एंड दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। लोगों के लिए बच्चों पे तशद्दुद, they're pretty normal with it. They don't think it's an offense, they don't think it's a crime, and painting a nail can spark a conversation, can spark a discussion. Do you think it's achieving the objective? I'll bring the same question to you, Shanira, but I'll start with Naam first. नाम होगा, बदनाम ना होगा, या बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। देखिए, जब तक आप उस पॉइंट को हिट नहीं करेंगे, उस सेंसी को कि ये क्यों कर रहे हैं, उस मर्दानगी को, ये लोग अपनी अपनी जगहों पे बड़े एस्टैब्लिश लोग हैं, दे आर नोन फॉर देयर मैनहुड, ये क्यों कर रहे हैं ये हरकत। तो भाई इसकी रीज़न यही है कि आप सवाल करें मुझसे, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। मुझे कोई शौक़ नहीं है नेल करने का, ठीक है ना, या नेल पेंट करने का, मुझे कोई शौक़ नहीं है। उसका एक रीज़न है, और रीज़न बहुत ही अहम है, बहुत ही सीरियस रीज़न है। और मैं सरपरस्ती कर सकता हूँ सब कॉन्टिनेंट के बच्चों की, जो मेरे इख्तियार में है। मुझे याद है मेरा बचपन जो गुजरता था, मैं वालिदैन को बग़ैर बताए, या उनको पता होता था कि मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, मैं जा रहा हूँ ग्राउंड में खेलने के लिए, और ये घर के पास ग्राउंड होता था, और मैं आ भी जाता था मगरिब के वक्त, मगर मैं अपने बच्चों को नहीं भेज सकता। बिल्कुल, अब वो सिक्योरिटी नहीं है बच्चों को लेके। मैं जाता था, ऐसा नहीं था कि ये हरकतें नहीं होती थी, तब भी होती थी। तो ये बच्चों को बताना है कि ये वो क्या, इसमें आपका कसूर नहीं है। बिल्कुल, Shanira, this campaign was initiated in Australia. So how was the response in Australia? Overwhelming. We have like so many ambassadors, even from around the world. I know Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, they jumped right on it. Harvey Specter from Suits, and Zac Efron even right over States. So it has had an overwhelming response. But in Pakistan, look at the response by these celebrities and sports stars banding together, and it's really about saying to end the violence, we must break the silence. And we could have all these guys stand up in front of you and say we are against child abuse, but that one nail signifies the silence of the millions of children that are at home right now or at school. And why there's no female celebrity endorsing it? So that's the thing, us females are so great. So, but we're giving the men a bit of a chance to sort of stand up, be tough. You know, seeing all these tough guys,
wearing these nails painted, that's a breakthrough in itself. This is the reason people are talking exactly. about it. So that's why us women, we support. We can also become polished men, polished women. For men, yes. I know my husband's a polished man. It's also about cleanliness and being polished and clean, and that's also part of what we all stand for. That's incredible, but it comes with a lot of responsibility. When you ask people to discuss a taboo in the society, like I posed a question to Adnan Siddiqui, that people don't really think that it's an offense to be aggressive with the children. Do you think that this will spark a conversation and this will just create a sense of realization that this is an offense? Inshallah, I hope so, because you've got to remember, whether it's physical, sexual, it's mental or emotional, all platforms, they're all abuse. So you've got to check yourself and realize if you see a child who is in trauma by any of these motives, then they are suffering abuse. And that's what we need to break open. These are the topics that should be having at home tonight with your children, with your aunties, uncles. This is the thing we're trying to also achieve. the masses, they want to like say the same thing in Urdu, if you can just try, because हमारी जो masses है वो से connect कर सकेंगी. Of course Adnan will do. I don't like the word masses because I like to think we're all one country, and as we get education infiltrates through the whole country. I think we can all stand as one. We all have, each of us have our own minds, our own brains, but right now we're all standing, these guys are standing up to say no to the violence. So this is just the beginning. अभी तो बहुत कम celebrities आए हैं, but I guess इस campaign को बड़ा seriously लिया जाएगा पाकिस्तान में, और खुदा के वास्ते इस किस्म के सवाल करना बंद कर दीजिए कि यार मर्द को ये क्या ज़रूरत थी नाखून पेंट करने की. भाई ज़रूरत है. मर्द को तो तशद्दुद भी नहीं करना चाहिए, मर्द को तो रेप भी नहीं करना चाहिए. जो बारबेरिक एक्ट कर रहे हैं वो मर्द नहीं है. मैं उनको मर्द नहीं कहता. मर्द वो है जो इसके खिलाफ उठें और बात करें. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समझाना. But Adnan, at the same time, it comes with responsibility and it comes with a lot of finances. We need a lot of funds. इन बच्चों को जो गलियों में मौजूद हैं, जिनको उनके वालिदैन ने घरों से निकाल दिया है, तो बच्चे तशद्दुद से तंग आके they've escaped their houses. उन बच्चों को अगर हमने पनाह फराहम करनी है, अगर उनको उस तशद्दुद से निजात दिलानी, that comes with a lot of responsibility. तो वो कैसे एक्टिवेट हो? देखिए मेरे ख्याल में अभी ये शुरुआत है. मेरे जहाँ तक हम दूसरी चीज़ों पे हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, हम यही सेलिब्रिटीज़ कितनी कैंपेन्स कर देते हैं और पैसे आ भी जाते हैं, तो हम इसमें क्यों नहीं कर सकते यार. ये बड़ा सीरियस इशू है. लेकिन तशद्दुद दो किस्म के होते हैं. जिस तशद्दुद की आप बात कर रहे हैं, शायद वो एक इस्लाह के लिए मुझे भी शायद 2-3 थप्पड़ पड़े हों मेरे वालिद से, मगर मैं जिस तशद्दुद की बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है. बिल्कुल ठीक है ना. हम देखते हैं कि हमारे डोमेस्टिक जो हेल्प होते हैं, जो बच्चे होते हैं घरों पे काम कर रहे होते हैं फॉर एनी सोसाइटी. मैं आप मतलब मैं फूल को देख के मचोड़ दूं, ये कैसे हो सकता है? मतलब दिस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव. दिस इज. और दूसरी बात, मैं इन बच्चों को जो सर्वाइवर्स हैं इनको मजलूम नहीं कहता. ये बड़े मजबूत हैं. ये वो बच्चे हैं जिनमें सलाहियत है दुनिया को फेस करने की. They have survived. Not only they have survived, हमें इनका ख्याल रखना है. हमें इनको ये सोच देनी है कि बेटा इसमें बच्चे आपकी गलती नहीं है, उस शख्स की गलती है, उस जंगली इंसान की गलती है. How can this campaign can give protection to these kids? So I find that the more the country is aware, the more we're talking about it, that is a breakthrough in itself. Because I know when I came here 7-8 years ago, you couldn't talk about subjects like this. It was kind of taboo. Now look at us. We're on national TV with these national and international celebrities standing up for what the one biggest problem. This is like the #1 problem that is on everyone's minds and hearts right now, and that is child abuse in this country has got to stop, every form. Definitely. Thank you now very you much. need your nails. Oh, sure. So one thing I would like to add over here. अच्छा, ये एक ट्रॉमा हो किसी भी बच्चे के लिए, तो उनको एक बकायदा उनकी एक रिहैबिलिटेशन के अंदर डालना पड़ेगा. उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको डॉक्टर्स के साथ मिलाना पड़ेगा. और कोई बुरी बात नहीं है इसमें. किसी श्रिंक के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है. अपने मेंटल को
स्टेबलाइज करना कोई बड़ी बात क्योंकि अदनान बात ये भी है कि काश अगर ये पहले भी कर लिया जाता तो ये जो आज तशद्दुद करें ये भी बचपन में किसी तशद्दुद से गुजरे हुए हैं, तो यही उनके मेंटली रिपरकशंस है जो कैसे सामने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच शनेरा, थैंक यू सो मच अदनान, आप हमारे शो में आए। एग्जैक्टली जनाब, और इस दौरान मैंने भी अपना एक नेल जो है वो कलर कर लिया है और ये और मैं सोची मैं अपना एक नेल जो है ना वो पेंट रिमूव कर लूँ, ऐसे मैं खवातीन ऐसे कर सकती हूँ, खवातीन तो है ना कि खवातीन तो सारी नेल पॉलिश लगाई होती, तो व्हाट आई विल डू कि मैं ये रिमूव कर लूँगी। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और इस कोविड के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने रोजगार से गए, बहुत सारे लोगों के कारोबार चल रहे थे, उनके कारोबार मुतासर हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लोगों की मदद का बीड़ा उठाया। बिल्कुल, वो हीरो बन के सामने आए। बलूचिस्तान के नौजवान सिकंदर बलोच माइक्रोसॉफ्ट के बानी के हीरो हैं, और ना कि उनके हीरो बल्कि वो हमारे भी हीरो हैं। बिल गेट्स से सिकंदर बजिंजो और उनकी टीम की खदमात को सराहते हुए अपनी साइट गेट्स नोट्स पर उन्होंने बोला कि जी अनसंग हीरोज़ में से जो 2020 के हैं उनमें इनका नाम भी शामिल है। और जनाब, एक ऐसा टाइम जब पूरे दुनिया को पेंडेमिक ने हिट किया था तो सिकंदर ने बलूचिस्तान से आगाज़ किया, वहाँ पर जो लोगों की मुश्किलात को देखते हुए लोगों में ना सिर्फ राशन पहुँचाया बल्कि लोगों में अवेयरनेस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा काम किए, इसलिए ही इज़ वन ऑफ द अनसंग हीरोज़। जैसे कि बिल गेट्स ने भी कहा, 7 अनसंग हीरोज़, और उन 7 हीरोज़ में बिल गेट्स इनका नाम शामिल किया। हमारे साथ मौजूद हैं जो साहब, बहुत शुक्रिया जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या पहले तो मुझे बताएं, आपने ये इनिशिएटिव क्या कोविड के दौरान स्टार्ट किया या पहले से ही सामाजिक काम? जी नहीं, कोविड के टाइम ही स्टार्ट किया था। सो इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स माय टीम एज वेल, बानड़ी, यासिर, खालिद एंड हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स हु जॉइंड अस फ्रॉम बलूचिस्तान। वी स्टार्टेड बाय प्रोवाइडिंग फूड सप्लाईज, जहाँ पे हमें लग रहा था कि वो एरियाज कट ऑफ हैं जहाँ पे डेली वेजेस ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे वी स्टार्ट गिविंग फूड सप्लाईज। वी फाउंड अनदर नीड कि डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, दे आर मोस्ट वनरेबल एट दिस टाइम, सो वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू डॉक्टर्स। हम सिकंदर उर्दू में बात करेंगे। जी जी बिल्कुल जी। तो आपने डॉक्टर्स को भी सामान प्रोवाइड किया, लेकिन आपका ताल्लुक अलमत सिब्बी से है? नहीं, नाल से है। नाल से है, ओके। और उस इलाके में खुद बुनियादी सहूलतें उस लेवल की नहीं होंगी जैसे शहरी इलाकों में है, वहाँ से आपको ये अवेयरनेस कैसे आई कि जी ये सहूलियात जो हैं ये तमाम लोगों तक पहुँचानी चाहिए? देखिए, मेरा ताल्लुक नाल से है, लेकिन मैं नाल से बाहर कराची में फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। मुझे पता है वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। यहाँ पे फिर भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन क्वेटा में, नाल में, खुशदार में यहाँ पे काम नहीं कर सकती। तो एरिया इतना बड़ा है। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए सिकंदर, वो कि कैसे एरिया में जो स्पेसिफिक इतना ज़्यादा डेवलप भी ना हो और जहाँ पे इतनी ज़्यादा तंजीमें भी काम नहीं कर रही? लॉजिस्टिकली बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अगेन जो मैंने शुरू में कहा कि वॉलंटियर्स ने हमें बहुत साथ दिया, लोगों ने बहुत साथ दिया। फ्रॉम डे वन हमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ लॉजिस्टिक पे। अगर हम राशन दे रहे तो वॉलंटियर्स अपनी गाड़ियों पे ले जा रहे थे। लॉजिस्टिक्स का सवाल बड़ा अहम है और इस हवाले से मजीद भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल ख़वातीन और हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। सिकंदर हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर बजिंजो, जिनको बिल गेट्स ने कहा है अनसंग हीरोज ऑफ पेंडेमिक। अच्छा, बिल गेट्स तक आपकी ये कहानी, आपकी कैंपेन कैसे पहुंची? देखिए, हमने कोई अप्रोच नहीं किया था, हमने कभी ज़िंदगी में बिल गेट्स को टैग भी नहीं किया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी टैग नहीं किया, नॉट इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। लेकिन ये था कि उनकी टीम दे अप्रोच्ड अस ऑन सोशल मीडिया कि आपकी कैंपेन को हम फॉलो कर रहे हैं, और हमने पाकिस्तान से तकरीबन 15-20 स्टोरीज बिल गेट्स को पिच की थी। जब उन्हें एक स्टोरी चाहिए थी पाकिस्तान से, दे लाइक यूएस द बेटर, हम आपके साथ आना चाहते हैं आपकी कुछ ड्राइव्स में, सो दे केम विद अस फॉर कपल ऑफ डेज। अमेजिंग। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि जी उन इलाकों में आप लोगों ने काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन इलाकों में तो कोई मास्टर प्लानिंग तो मौजूद नहीं है, कोई घर किसी पहाड़ी पे है, कोई कहाँ पे है, अप्रोच भी नहीं है, रोड्स भी नहीं है, तो ये काम कैसे हुआ, उन तक राशन कैसे पहुँचाया? देखिए, ये सारा लोकल वॉलंटियर्स जो थे उनकी तरफ से हुआ। हमने डे वन से ये कहा था कि ये कम्युनिटी सर्विस है, ये कम्युनिटी सपोर्ट है, हम आप पे कोई चैरिटी नहीं कर रहे, कोई डोनेशन नहीं दे रहे, आज हम आपको हेल्प कर रहे हैं, कल आप किसी और को हेल्प करेंगे। सो ऑल थ्रू लोकल वॉलंटियर्स, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल की, राशन पहुँचा दी। वो खुद पेंडेमिक के दौरान आइसोलेशन सेंटर्स भी गए, किट्स दी डॉक्टर्स को। अमेजिंग। और हम उम्मीद करते हैं कि ये कैंपेन अब थमने का नाम नहीं लेगी और जो कैंपेन है ये चलती रहेगी। अब आपके नेक्स्ट टारगेट एरियाज कौन कौन? फिलहाल हम बुक्स डोनेट कर रहे हैं बहुत सारी लाइब्रेरीज में। पोलो कोएलो जो अल्केमिस्ट के ऑथर हैं, उन्होंने भी हमारे बारे में ट्वीट किया था कि हेल्प दीज गाइज आउट, के जो दूर दराज इलाकों में किताबें पहुंचा रहे हैं। सो फार वी हैव डोनेटेड टू मोर देन 20 लाइब्रेरीज, और हम कंटिन्यू करना चाहते हैं ये, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जैसे आप कह रहे हैं लॉजिस्टिकली उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा मसला है। स्कूल में, कॉलेजेस में इंटरनेट नहीं है। जैसे मेरा गांव नाल, यूनियन काउंसिल है 33,000 प्लस लोगों की, एक कॉलेज है विदाउट इंटरनेट। तो व्हाट कैन वी डू? ऑल्टरनेट क्या है? और अस्पतालों की क्या सिचुएशन है सिकंदर वहाँ पे? अस्पतालों में भी यही है, एक डॉक्टर होता है पूरे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या 2 डॉक्टर्स मैक्सिमम होते हैं, दैट टू वेरी अंडर इक्विप्ड।
चलें, we are so happy that you are there to take care of people. बहुत शुक्रिया जी सिकंदर बज़न जो हमारे साथ थे। अब शफात का ब्रेक की तरफ जाने मेरे ख्याल में जनाब अब आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शफात अली और मदीहा नकवी को दीजिए इजाज़त। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़।